हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका अपना फिजिक्स टीचर केशव मिश्रा हर बार की तरह फिर इस बार आपके बीच एक नई वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग भौतिक विज्ञान कक्षा 12 विद्युत धारा के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 अंक के आते हैं, इससे संबंधित प्रश्न को हल किया जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 अंक के आपके पूछे जाते हैं, विद्युत धारा चैप्टर के हैं। इसमें आपके बोर्ड में जो भी 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करना है, कैसे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इसको सॉल्व करने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है? धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल से ओम के नियम का निगमन कीजिए। अनुगमन वेग क्या होता है, इस पे डिपेंडेड ये क्वेश्चन देखिए क्या है, अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कितने ईयर में ये पूछे गए हैं। इस ईयर में 2017, 18, 14, 19, 2021 देख रहे हैं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि इस बार भी आए, तो इसको तैयार करना ना भूलें। इसको जरूर से आप लोग तैयार क्वेश्चन करिए। आइए हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। ये आपका क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, अनुगमन वेग क्या होता है, सिद्धांत इसका क्या बोलता है। ठीक है, क्या लिखा है? अनुगमन वेग सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कैसे होता है। माना एक धातु तार की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। माना जब इसके सिरों पर विभवांतर V लगाया जाता है तो इसमें धारा I बहने लगती है। ठीक है, यदि तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तथा इसका अनुगमन वेग Vd हो, जिसको अनुगमन वेग बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, तो जो फॉर्मूला आता है I = NeAVd होता है। यानी क्या रहा है इसमें कि अगर मान लीजिए हमारा क्या है, एक वायर है, ठीक, इसकी लंबाई L दी हुई है, इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है A है, और इसमें जब हम एक धारा प्रवाहित करते हैं या सेल लगाते हैं, विभवांतर इनके सिरों पे लगाया जाता है, तो इसमें धारा प्रवाहित होती है। तो वो धारा जब फ्लो होती है तो इसमें क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, अनुगमन वेग के बारे में हम लोग पढ़े थे कि जब सेल हम लोग लगाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, क्या होते हैं, वो त्वरित होने लगते हैं और क्या करते हैं, आपस में टकराते हैं और एक नियत वेग से आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। उसी को हम लोग अनुगमन वेग बोलते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि अगर इनका अनुगमन वेग Vd हो, ठीक, और इनके सिरे का विभवांतर क्या हो, इस तरीके से मान लेते हैं, हम यहाँ सेल लगा दिए, ठीक है, V हो, तो जो धारा का फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, NeAV होता है। NeAVd होता है। N क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसमें। ठीक है, तो ये धारा का मान आता है इस तरीके से। यही क्या होता है, ओम का निगमन होता है अनुगमन वेग के सिद्धांत से। क्लियर है? देखिए अब क्या है, यहां से हमको एक इक्वेशन मिल गया। ये पूरा ये लास्ट का क्वेश्चन काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप डिस्कस करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहे हैं। ठीक है, एक बार आप अपने से प्रैक्टिस करिएगा, नहीं आएगा बताइएगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, फिर से एक बार आपको बताया जाएगा। देखिए अब क्या है, एक इक्वेशन यहाँ ये बना दिया। अब देखिए दूसरा इक्वेशन क्या है, तार के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E होगी, और ये क्या होगा, E = V/L होगा। इस विद्युत क्षेत्र द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल, अब क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, तो क्या करेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगाएगा। वो बल क्या होगा, F = हम लोग जानते हैं क्या होता है, बल का मान F = क्या होता है, Q × E होता है। ठीक है, Q × E, यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन का मान हम लोग रहे हैं तो E × यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, F = E × E = QE को E मान लिए, और कैपिटल E लिखेंगे, कैपिटल E का मान V/L है, तो यहां से क्या मिल जाएगा, EV/L। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखिए,
मैंने क्या बोला था, त्वरित होता है। जब सेल लगाया जाता है तो क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित होने लगते हैं। त्वरित हो रहे हैं तो उनका जो फोर्स है, बल का मान है, क्या होता है, हम लोग पढ़े थे कि कोई द्रव्यमान का अगर कोई बॉडी है m द्रव्यमान का, अगर वो त्वरित हो रहा है एक्सेलरेशन या त्वरण a से, तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है, ma होता है, इक्वल टू EV/L। यही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, F इक्वल टू EV/L था, F का मान m में रख दिए, यहाँ से A इक्वल टू F/m हो गया हमारा, तो A इक्वल टू F का मान EV/ml, एक इक्वेशन हमको यहाँ मिल जाता है, A इक्वल टू EV/ml, ये त्वरण का मान आ गया। अच्छा, अब देखिए क्या कर रहा है इसमें, तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धन आयनों के बराबर टकराते रहते हैं। दो लगातार टक्करों के बीच औसत समय को श्रांति काल बोलते हैं, जिसको हम लोग टाउ से प्रेजेंट करते हैं। जो आपस में टकराते रहते हैं तो टकराने के बीच जो हमारा एक औसत समय होता है उसी को हम लोग श्रांति काल बोलते हैं। क्लियर है। यदि किसी क्षण विद्युत क्षेत्र E की अनुपस्थिति में किसी इलेक्ट्रॉन पर ऊष्मीय वेग U1 हो तो E की उपस्थिति में यह बढ़कर U1 प्लस A टाउ1 हो जाता है। हम लोग क्या पढ़े थे, इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग पढ़ते हैं गति के नियम में, V इक्वल टू U प्लस AT हम लोग पढ़े थे। वहीं से ये इक्वेशन आया है कि अगर विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति, विद्युत क्षेत्र नहीं है तो त्वरण क्या होगा, कांस्टेंट होगा एक प्रकार से, या नहीं होगा, हम लोग मान लेते हैं क्या है, कांस्टेंट है। अगर नहीं है तो उसका ऊष्मीय वेग U1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, U1 प्लस V इक्वल टू U1 प्लस A टाउ1, एक इलेक्ट्रॉन जो था मूव कर रहा था उसका त्वरण और उसका समय दिया हुआ है। ठीक है, जहां टाउ1 इस इलेक्ट्रॉन के धन आयन से दो क्रमांक टक्करों के बीच का समय है। इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनों का वेग क्रमशः U2 प्लस क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू U2 प्लस A टाउ2 हो जाएगा। A आपका कांस्टेंट रहेगा, ये बदलेगा, ये चाल बदलेगा और समय बदलेगा अलग अलग मुक्त इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है यहां तक। अब देखिए क्या हो रहा है यहां पर, अब यहां पर देखिए इस तरीके से ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे। अगर इन सभी n इलेक्ट्रॉनों, इन वेगों का औसत अगर लिया जाए तो औसत ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd होता है। यानी Vd जो होता है अनुगमन वेग होता है, क्या होता है, औसत मान होता है। ठीक, अगर सारे मतलब कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो हमारा ऊष्मीय वेग का मान मिल रहा था, अगर उसका औसत मान निकाला जाए तो U1 A टाउ1 प्लस U2 A टाउ2 सबको ऐड करके n टाइम अपॉन n कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको सेपरेट कर दिया अलग अलग, एक कांस्टेंट था बाहर आ गया, टाउ1 टाउ2 प्लस टाउ3 प्लस टाउ n अपॉन n हो गया। यहाँ U1 प्लस U2 प्लस U3 इक्वल टू प्लस प्लस लास्ट में UN अपॉन n हो गया। ठीक है, ये आपका यहां पे क्या मिल जाएगा, ये आपका इक्वेशन मिल जाएगा इस तरीके का, ये वाला। ठीक है, चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का नेट औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो शून्य होता है तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग, इनका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो गया। तो इसका मान अगर हम लोग 0 के बराबर रख दिए तो हमें यहाँ पे इसका मान चला गया, बच के आ जाएगा यहाँ पर Vd इक्वल टू 0 प्लस A टाउ आ जाएगा। Vd इक्वल टू 0 प्लस A टाउ, यानी Vd इक्वल टू A टाउ का मान क्या था, टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 प्लस इस तरीके से n टाइम अपॉन n था ये। ठीक है, यानी अगर हम लोग यहां पर देखें Vd इक्वल टू A का मान हम लोगों ने क्या आया था, हम लोगों ने A का मान निकाला था F इक्वल टू QV/L था, या इसी को हम लोग EV/L लिखे थे। A इक्वल टू EV अपॉन M इंटू L आया था। यही मान उठा के EV अपॉन M इंटू L यहाँ रख दिया और ये टाउ रख दिया। तो यहाँ हम लोग देखेंगे क्या हमको वैल्यू मिलेगा, Vd इक्वल टू, Vd का मान ये मिल गया। पहला इक्वेशन हमें धारा का मान क्या आया था, I इक्वल टू NEAVD, ये मान मिला था हमको। यहीं पे हम लोग क्या कर दिए, NEA बाहर निकाल के Vd का जो मान निकाले हैं अनुगमन वेग का यहाँ पुट कर देंगे। तो देखेंगे हमको ये एक फॉर्मूला बन के मिलता है क्या, V अपॉन I इक्वल टू M अपॉन NE स्क्वायर टाउ L अपॉन A।
ये हमारा एक फॉर्मूला बन के बनता है। अब यहाँ देखते हैं कि समीकरण 4 में नियत ताप पर L/A का मान दिए गए हुए तार के नियतांक होता है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें V/A इक्वल टू R का मान क्या होता था, जो प्रतिरोध होता था, ρL/A होता था, ρL/A होता था। यानी ये क्या है, एक प्रकार से हमारा कांस्टेंट होता था जो ताप पे निर्भर करता था। यानी अगर कांस्टेंट नियत ताप पर इतने का मान क्या होगा, एक फिक्स होगा। यानी अगर हम लोग यहां पर देखें, इसमें देखिए क्या ये, इसको मैं ढक दे रहा हूं, क्या ये, इसको अगर हम लोग रो मान लें, ρL/A, क्या ये R का मान लग रहा है आपको? इसको अगर मैं ढक लूं रो, यानी हमारा क्या था, विशिष्ट प्रतिरोध जो था, क्या ये विशिष्ट प्रतिरोध का मान लग रहा है नियत ताप पर? कांस्टेंट वैल्यू देगा ये। यानी V/I इक्वल टू L/A इंटू कांस्टेंट। यानी हम लोग यहाँ क्या मिलेगा, लास्ट में मिलता क्या है, V/A क्या होता है हमारा, इक्वल टू नियतांक। यानी सबका मान क्या हो गया, एक नियतांक, एक कांस्टेंट के बराबर हो गया, हमारा नियत फिक्स वैल्यू आएगी। यही हमारा क्या आ जाता है, ओम का नियम होता है। यानी मैंने क्या किया, अनुगमन वेग से हम लोगों ने डिस्कस स्टार्ट किया और ये लास्ट में कहाँ आ गया, ओम के नियम पर आके खत्म हुआ। तो यही होता है कि अनुगमन वेग से कैसे ओम के नियम को हम लोग संबंध बनाते हैं, कैसे सिद्धांत प्रूफ करते हैं उसको। तो यही क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया, आप ध्यान से इसको एक बार और पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा, आप समझ में आएगा। आपको नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, फिर से आपको बताया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बच्चों जरूर से जरूर तैयार किएगा, हर साल पूछा जा रहा है, क्या पता इस साल भी पूछ दे। तो आपके लिए 5 अंक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो जिसके लिए आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए, इसको जरूर से तैयार कीजिएगा। मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है, बाकी चीज़ें आप देख लीजिए। एक बार फिर से मैं इसको दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन ये था आपका, इस तरह क्वेश्चन था, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। ये यहाँ से आपका उत्तर चालू हुआ है, किस तरीके से हम लोग जो ओम के नियम का निगमन किए हैं, हम लोग किस तरीके से किए हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग से हम लोग निकाले हैं, धारा का मान निकालते हुए क्या एक्शन होता है, किस तरीके से मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारे मूव करते हैं, उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन बना के इस तरीके से सबका मान निकाले हैं। मान निकालने के बाद उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने देखा कि वह एक नियत वैल्यू आ रही है, यानी V/I का जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू हमको दे रहा है, एक नियतांक मान हमको दे रहा है, जो कि क्या होता है, ओम का नियम भी यही बताता है, V/I का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था, इसको आप लोग जरूर समझिएगा, उम्मीद है समझ आया होगा आप लोगों को। देख लीजिए इसको, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कोई सब देख के कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस स्टेप समझना है आपको, क्या होती हैं चीज़ें, कैसे हमारा अनुगमन वेग अगर आप समझ गए तो आप सारे चीज़ों को कर लेंगे। बस ये इक्वेशन आपको माइंड में रखना है कि हाँ इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमको प्रूफ करना रहता है। क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। 20 सेंटीमीटर लंबे तार का क्वेश्चन भी दिया हुआ है, थ्योरी पार्ट भी देखिए। विशिष्ट प्रतिरोध मैंने बताया था क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, चालक के अंदर किसी बिंदु पर उसके वैद्युत क्षेत्र E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आपको बताया गया था, इसको एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा। वैद्युत चालक के अंदर किसी बिंदु पर उपस्थित वैद्युत क्षेत्र तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, धारा घनत्व हो गया। इसी के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। इसका मात्रक लिख लेंगे आप लोग, क्या होता है मात्रक आप लोग बना लेंगे कि इसका मात्रक क्या आता है। अगर मात्रक बनाना चाहें यहाँ से तो आप लोग बना सकते हैं, मात्रक आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा इसका मात्रक क्या होगा, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ मात्रक क्या होता है इसका, हम लोग पढ़े हैं R = ρL/A होता है।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओम मीटर, इसका क्या मात्रक आ जाएगा, ओम मीटर इसका मात्रक आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये थ्योरी पार्ट है आपका, इस तरीके से कैसे करना है इसको। बाकी न्यूमेरिकल पार्ट में समझा रहा हूँ। क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है। नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए, प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए नए तार में। अब देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर का लंबा तार है, इसको खींच के इसकी लंबाई में वृद्धि कर दिया गया। मान लेते हैं तार की लंबाई पहले कितनी थी, L1 थी, खींच के लंबा करने पे L2 क्या हो गया, L2 हो गया। तो पहले L1 था और 25% वृद्धि करने पे क्या हो गया, L2 हो गया। तो L2 और L1 में जो एक रिलेशन बनेगा, क्या मिलेगा, L2 इक्वल टू क्या हो गया, 25% उसमें वृद्धि किया गया, यानी L1 प्लस 25%, यानी 25/100 आपका क्या हो जाएगा, 25/100 L1, यानी क्या हो गया, आपका तार कुछ और था, उसमें 25% उस तार में वृद्धि और जोड़ दिया गया एक प्रकार से। तो यहाँ हम लोग देखेंगे L2 और L1 में क्या रिलेशन बनेगा, यहाँ हो जाएगा L1 प्लस 0.25 L1, यानी यहाँ से क्या मिल गया हमको, L2 इक्वल टू 1.25 L1। ये आपको समझना है, इतना समझ गए, आसानी से कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, ये आपका L2 और L1 में रिलेशन बन गया। अब देखिए L2 L1 में रिलेशन बन गया, तो जब वृद्धि किया गया उसकी लंबाई में, तो उसके क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगा, यानी आयतन इसमें क्या होगा, आयतन हमारा क्या होगा, सेम होगा। अगर क्योंकि क्या है, तार लंबे तार को, तार है, उस तार की लंबाई में वृद्धि किया, उसके आयतन क्या होगा, सेम होगा, यानी L1A1 इक्वल टू L2A2 होगा। यानी A1/A2 अगर निकालें तो क्या आ जाएगा, L2/L1 आ जाएगा। L2 L1 को रिलेशन पता है, A1 A2 का भी L2 L1 के टर्म में रिलेशन निकालनी है। यानी अब क्या करना है, सीधे हमको प्रतिरोध निकाल देना है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इतना किया गया है प्रतिरोध, तार के प्रतिरोध में। हाँ, अब देखिए हमें क्या यहां से निकालना है, बीस सेंटीमीटर का तार था लंबाई से, तार के नए तार के प्रतिरोध में। हाँ, अब देखिए अगर हम देखें R1 अगर मानते तो R1 इक्वल टू क्या होता, रो L1/A1, R2 क्या होता, रो L2/A2। भाई तार सेम है, बस उसकी क्या की गई है, उसकी लंबाई में वृद्धि किया गया, तो रो का मान, विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होगा, समान होगा, नियत होगा। तो यहां से अगर हम लोग देखें R1 अगर R2 की मान निकालें तो हमें क्या आएगा, R1/R2 का रिलेशन क्या आएगा, इधर देख लीजिए, यहां पर R1/R2 इक्वल टू क्या मिलेगा, R1/R2 इक्वल टू क्या मिलेगा, L1/A1, L1/A1, L2/A2। ये आपको रेशियो मिल जाएगा R1/R2 का। ठीक है, यानी L1 L2 का हमें रिलेशन पता है, मान पता है, A1/A2 का मान क्या है, L2/L1 है, A1/A2 का मान क्या है, L2/L1 है, A1/A2 का मान क्या है, L2/L1 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, L1/L2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इतना क्लियर है, A1/A2 का मान क्या है, L2/L1 है, यहाँ पे रख देंगे तो L1/L2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब L1/L2 का मान क्या आ गया था, यहाँ पर आपको L1/L2 का अगर मान देखें तो हमें क्या आया था, 1/1.25। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, इसका R1/R2 का मान मिल जाएगा। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, R1/R2 का एक हमको वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा, R1/R2 ही नहीं निकालना था, पूछा है नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि का जो मान हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1 अपान में R1 इंटू 100। इसका जो मान आएगा वो किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, प्रतिशत वृद्धि बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा R/R, R में कितना चेंज हुआ अपॉन उसका जो
मूल्य जो मान आया था प्रतिरोध का, मेन वैल्यू आया था, पहले वाली जो वैल्यू थी वो, यानी कितने उसके प्रतिरोध में चेंज हुआ अपॉन में कितना उसका पहले प्रतिरोध था, इन दोनों का रेशियो इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज मिल जाता है, प्रतिशत वृद्धि। ये आपको मेन पूछा क्या है, प्रतिशत वृद्धि है। तो इसको निकालने के लिए भाई पहले R2/R1 हमको निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसका मान लिखना है तो इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसका मान कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या R2/R1 माइनस R1/R11 इंटू 100 ये भी लिख सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो R1/R2 आपको मान पता चल जाएगा, यहाँ सीधे आप लोग मान रख देंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग देख लीजिए, चीज़ें दी हुई थी कैसे, पहले एक रिलेशन निकल गया L1 L2 में, उसी के अकॉर्डिंग A1 और A2 क्षेत्रफल में पहले और दूसरे क्षेत्रफल का अनुपात निकालनी है। लंबाई के मान में जब अनुपात मिल गया क्षेत्रफल का तो फार्मूला हमारे पास होता है सीधे प्रतिरोध और क्षेत्रफल और लंबाई में एक रेशियो मिल गया हमको L1/L2 का होल स्क्वायर। यहाँ से इसको हम लोग क्या किए, मान रख के सॉल्व कर लेंगे। इसको देख लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए नोट कर लिए सब लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक ही पदार्थ के बने दो तार, दीर्घोत्तरी प्रश्न चल रहा है आपका 5 अंक वाला। एक ही पदार्थ के बने दो तार ए तथा बी लिए जाते हैं। तार ए का जो व्यास है तार बी के व्यास का आधा है। यदि तार ए का प्रतिरोध 24 ओम है तो तार बी के प्रतिरोध की गणना कीजिए। आप देख रहे हैं बार बार 2023 में भी पूछा गया, ये रेशियो वाले अनुपात वाले क्वेश्चन बहुत सारे बन रहे हैं, इस तरीके के प्रश्न बार बार आ रहे हैं। तो आपको दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा कि प्रतिरोध जो अनुपात वाले क्वेश्चन आ रहे हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। मैंने लास्ट जैसे सॉल्व कराया था इसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा। दिया क्या है, पहले रिलेशन क्या दिया है, दो तार हैं ए और बी, एक ही पदार्थ के हैं। एक चीज़ ध्यान दें, क्या बोला, एक ही पदार्थ के हैं। तो मान लेते हैं आर ए है, दूसरे का क्या है आर बी है। रिलेशन क्या दिया, यदि तार ए का जो व्यास है तार बी के व्यास का आधा है, यानी क्या हो गया, तार ए का जो व्यास है आर ए, व्यास मान लें या त्रिज्या ले लें, रिलेशन सेम आएगा। क्या है, तार ए का जो तार बी के व्यास का आधा है, यानी आर ए इक्वल टू आर बी बाई 2 दिया हुआ है। ये आपका यहाँ रिलेशन दिया हुआ है। तार ए का व्यास है क्या है, तार बी के व्यास का आधा है। ठीक, अब देखिए फिर से वही रिलेशन निकालना चालू कर देंगे। हमको चाहिए क्या, आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। आर ए का प्रतिरोध दिया है, आर बी का निकालना है, यानी एल और ए का हमको रिलेशन मिल जाएगा, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यानी क्षेत्रफल निकालें, क्या होता है क्षेत्रफल, क्या होता है आर स्क्वायर हो जाता है, यानी ए ऑफ ए क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर आता है, यानी आर ए का स्क्वायर। ये रिलेशन मिलेगा, या इसको इस तरीके से लिख लीजिए, ए अपॉन ए बी इक्वल टू आर ए अपॉन आर बी का स्क्वायर। ठीक, अब यहां से क्या हो जाएगा, आर ए और आर बी में क्या रिलेशन दिया हुआ है, आर ए इक्वल टू आर बी बाई 2 है, यानी आर बी इक्वल टू 2 आर ए है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा आर ए का स्क्वायर अपॉन आर बी इक्वल टू क्या है 2 आर ए का स्क्वायर, यानी हम लोग को यहाँ क्या मिल जाएगा 1/4 आ गया सीधे डायरेक्ट, यानी A1 बाई ए अपॉन ए बी का अनुपात क्या आ गया 1/4 आ गया। ये क्लियर है यहाँ तक। अब इसी तरीके से भाई क्या है यहाँ पर, सेम पदार्थ क्या है एक ही है, यानी द्रव्यमान क्या होगा बराबर होगा, घनत्व क्या होगा बराबर होगा, तो हमें क्या सीधे इनका आयतन हम लोग बराबर कर देंगे, यानी A1
L1 इक्वल टू A2 L2। ठीक है, ये हो गया। यानी A1 या AA है, AA अपॉन AB इक्वल टू क्या मिल जाएगा, L2 अपॉन L1 यानी LB अपॉन LA। AA अपॉन AB का क्या है, 1/4 दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है इनका रेशियो। यानी सीधे यहाँ से LA अपॉन LB का अनुपात क्या आ जाएगा, 4/1। बस ये दो चीज़ें हमको मिल गई, एक इसका रेशियो मिल गया, इसका रेशियो मिल गया। अब यहाँ सीधे हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में हम लोग पुट करेंगे, क्या रखेंगे, RB अपॉन RA इज इक्वल टू LA अपॉन AA LB, यहाँ A ऑफ B। ठीक, सॉरी RB बाई RA नहीं, यहाँ RA बाई RB होगा, RA अपॉन A RB होगा, इसको RA अपॉन RB। ठीक है, अब यहाँ पे हमको देखते हैं LA अपॉन LB क्या है, मान क्या दिया है, 4 दिया है, इनटू A अपॉन AB का मान, या A अपॉन AB का मान क्या है, 1/4 है, या AB अपॉन AB अपॉन AA का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी RA इक्वल टू 4 टाइम RB, ये रिलेशन मिल गया आपको। पूछा क्या था, RB के प्रतिरोध की गणना कीजिए, यानी RB 4 चौके 16, ये 16 होगा, सॉरी, यानी RB इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA अपॉन 16, यानी RB इक्वल टू RA का मान कितना दिया था, 24, 24/16, यानी क्या आ गया, RB इक्वल टू 3/2 यानी 1.5 ओम आ गया आपका ये आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अनुपात वाले जितने भी क्वेश्चन बार बार मैं बता रहा हूं, जैसे भी आ रहे हैं, या तो आयतन आपको देखना है क्या क्या सेम दिया हुआ है। अगर पदार्थ सेम दिया है तो आयतन सेम होगा, अगर मटेरियल सेम है, जो भी चीज़ें सेम दी, घनत्व भी बराबर कर सकते हैं हम लोग अगर एक ही पदार्थ है तो वहां से इस तरीके से हमको रेशियो, मेन हमें क्या है, दोनों तार के लंबाई का रेशियो, दोनों तार के क्षेत्रफल का रेशियो। अगर ये दोनों का अनुपात या रेशियो हमको पता है तो आसानी से हम लोग प्रतिरोध का अनुपात निकाल सकते हैं। प्रतिरोध का अनुपात निकल गया तो उस तरह के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देख लीजिए, ये बार बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। इसको 2023 में भी पूछा गया ये क्वेश्चन। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए, दिए गए परिपथ तो दिया ही नहीं है, इसमें मिस प्रिंटिंग हो गया, बना दे रहा हूं मैं। दिए गए परिपथ की सहायता प्रति R1 R2 R3 की प्रवाहित धाराएं ज्ञात कीजिए। ये देखिए न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ये कैसे है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, और ये फिर 10 ओम दिया है। यहाँ आपका 30 वोल्ट है, यहाँ आपका 10 वोल्ट है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। देखिए करना क्या है, यहाँ पे क्या पूछा है, ये परिपथ इस तरीके का बना हुआ है, बना नहीं था, मैंने बना दिया है, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया था। प्रवाहित धाराएं यानी तीनों प्रतिरोधों में R1 R2 R3 दिया है, इसको R1 है, ये R2 है, और ये क्या है, R3 है। तीनों में
क्या है, प्रवाहित धाराओं का मान ज्ञात कीजिए, सेल के आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। आंतरिक प्रतिरोध इसका क्या दिया है, नगण्य दिया है। तीनों प्रतिरोध में कितनी धाराएं प्रवाहित होंगी, इसको सॉल्व करना है, मान निकालना है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, किरचॉफ लॉ लगाएंगे, किरचॉफ का नियम लगा के इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कितना आसानी से सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। एक लूप ये मान लेते हैं, दूसरा लूप ये मान लेते हैं। इसमें मान लेते हैं हमारा करंट I1 जा रहा है और यहाँ क्या आ रहा है, I2 आ रहा है। ठीक है, तो जायज़ सी बात है ये I2 इधर जाएगा, ये I1 इधर आएगा, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आ जाएगा आपका I1 प्लस I2। ये क्लियर है। लूप चलाना है, लूप चला के इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कितना आसानी से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यही कर देते हैं, पहले लूप में चलेंगे, इस वाले लूप में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 10 वोल्ट, देखिए ये क्या है, विभव के उल्टी दिशा में जा रहा है, यानी यहाँ पे हम मान कैसे निकालेंगे, I1 R3 यानी 10 I1 इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 20 I1 प्लस I2 इक्वल टू 10, ये 10 वोल्ट। ठीक है, इसको देखेंगे 10 प्लस 20 I1 क्या हो जाएगा, 30 I1 प्लस 20 I2 इक्वल टू 10, यानी यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा क्या, 3 I1 प्लस 2 I2 इक्वल टू 1। ठीक है, ये समझ में आया। ये एक इक्वेशन मान लिए इसको। क्या किया, दो लूप बनाया, किरचॉफ लॉ लगाया। एक लूप में ये चले हम लोग, यहाँ से I1 यहाँ इस प्रतिरोध पे गया, 10 I1 आया, दोबारा इस लूप पे करंट कितना जा रहा है, I1 प्लस I2, प्रतिरोध कितना है, 20 है। ठीक है, ये प्लस इसका विभव विभवांतर जो दिया है बराबर 10। ठीक, सॉल्व करके ये एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें हम लोग प्रवाहित कराते हैं, इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा, I2 R1 यानी 10 I2 हो गया आपका। ठीक है, फिर ये भी इसमें जाएगा, यानी यहाँ क्या जा रहा है, I1 प्लस I2 प्लस 20 I1 प्लस I2, और ये 30 वोल्ट क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, बराबर 30। यानी क्या कर दिया, इसका विभव प्लस इसका विभव प्लस इसका विभव ऐड कर दिए हम लोग, यानी इसका विभव V इक्वल टू IR, I2 10, इसका विभव क्या हो जाएगा, IR I1 प्लस I2 इंटू 20 बराबर 30 वोल्ट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 I2 ये कितना हो जाएगा, 10 20 30 I2 प्लस 20 I1 इक्वल टू 30। ठीक है, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 I1 प्लस 3 I2 बराबर 3। दो अननोन, दो इक्वेशन, आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करके देख लीजिएगा क्या मान आता है, I1 और I2 का मान आप सॉल्व करेंगे। 3 I1 प्लस 2 I2 इक्वल टू 1। I1 I2 यहाँ भी है, यहाँ भी I1 I2 है। इन दोनों को आप लोग इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके आप लोग क्या आंसर आ रहा है आप बताएंगे। ठीक है, आंसर क्या है, R1 में कितनी धारा जा रही है, R2 में और R3 में। R2 में जो जा रही है I1 प्लस I2 जा रही है, इसका मान निकालेंगे। R1 में I2 जा रही है, इसका मान निकालेंगे। I3 में I1 जा रही है, इसका मान निकालेंगे। क्लियर है, ये आपका होमवर्क है, SW है आपका। इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कि I1 और I2 का मान कितना आया है और तीनों परिपथ में, तीनों प्रतिरोध में कितनी धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए, ये आप होमवर्क करेंगे। होमवर्क करके आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। क्वेश्चन समझ लीजिए किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से किरचॉफ लूप लगाया जाता है और किस तरीके से I1 I2 का मान प्रतिरोध हो गया, विभव हो गया, कुछ भी पूछ सकता है आपका। कोई भी परिपथ बना के दे देगा, उस पर आपको
क्वेश्चन पूछ देगा कैसे करना है। तरीका आपको पता रहना चाहिए, तरीका ये है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, थैंक यू। आज ये हम लोगों ने वीडियो कंप्लीट किया यहाँ पर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और आज इसी वीडियो के साथ ये चैप्टर जो हमारा था विद्युत धारा था, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का तीसरा अध्याय विद्युत धारा, जो कि यहीं पे आज ख़त्म हो रहा है। आपने देखा अलग अलग वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया, समरी पढ़ा, अति लघु उत्तरी प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, बारी बारी से इस तरीके से हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। तो ये हम लोगों बार बार इसी तरीके से नए नए वीडियो में नए नए चैप्टर लेकर आते रहेंगे, जिसको आप लोग प्रैक्टिस करिए घर पे बैठ के, आसानी से उसको पढ़िए और बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिए। और कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आती है, उसको कमेंट बॉक्स में आप मेंशन जरूर करिए दोस्तों। चलिए आज के लिए अलविदा लेते हैं। थैंक यू दोस्तों। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।